इंतकाम जितना पुराना होता जाता है, उतना ही गहरा ज़ख्म बनता जाता है। कुरशने पे सुर्ख स्याल बहता है और सुर्ख स्याल का बहना बदशगुनी ही रही है। कैसम को 7 साल हो चुके थे। पिछले 2 सालों में फ़ैशन हाउस के साथ गैस कंपनी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अपने कदम जमा लिए थे। मगर आज तक जो वापस ना मिल सका, वो बाप का खोया हुआ कारोबार था। वो तीन टेक्सटाइल मिल्स थीं, जिनमें उसके ख़ानदान का, उसके बाप का 70% हिस्सा था। मगर अब वो सब लेने का वक्त भी करीब आ चुका था। गाड़ी एक हादसरी सी फैक्ट्री के सामने आकर रुकी। तड़ातड़ बरसी बारिश में गाड़ी का दरवाज़ा खुला। बाहर आने वाला दराज कद मर्द लम्हों के अंदर भीग गया था। उसकी आंखें किसी एहसास से आ रही थीं। ड्राइविंग सीट से दरवाज़ा खोलकर एक औरत बाहर निकल आई थी। उससे मर्द के ऊपर हाथ से चाहता था ना, मगर मर्द ने हाथ बढ़ाकर उसे हटाया। वो भीगना चाहता था। सफ़ेद शर्ट भीग गई, बाल माथे पे चिपक गए, जूते मट्टी मट्टी से हुए। फैक्ट्री की तरफ बढ़ते उससे कदम भारी थे। हर कदम के साथ 12 साल की अजियत याद आती। भूख, बीमारी, तहाशी, छोड़, कम पर सरी की ज़िंदगी, ख्वाहिशात मारना, 12 साल अपने हक से पीछे हटे रहना। हर एक शय ने उसे मारा था। हर लम्हा मौत था। फैक्ट्री के अंदर काट कबाड़ था। एहन सामने एक कुर्सी थी, जिस पर एक आदमी बैठा था, जिसका सारा जिस्म रस्सियों में जकड़ा था। गैस को अपने सामने देख उसका हलक खुश्क होने लगा था। उसके हक में खड़ी हदीबा खालिक हुसैन को लगा था अब वो कभी सांस नहीं ले सकेगा। लॉन्ग टाइम पार्टनर। वो सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला। खालिक के मुंह से एक लफ्ज़ भी न निकल सका। वो यकटक गैस को अपने सामने कुर्सी खींचकर बैठे हुए देखता रहा। 12 साल पार्टनर। 12 साल मैंने अजियत में गुजारे। तुमने मुझे कई किस्म की मौत दी। अपने हक से पीछे हटकर बेगैरती की मौत, अपने खानदान की ज़रूरियात मारकर बेबसी की मौत, दर्द की ठोकरें, बेरोज़गारी। तुमने मुझे कई बार मारा है, मगर मैं तुम्हें एक ही बार मारूंगा। मैं कितना अजीम हूं ना। उसने जेब से पिस्तौल निकाली। हदीबा ने पहलू में गिरी मुट्ठी भींच ली। उसके दिल को धक्का सा लगा था। एन आई फॉर एन आई। से आंखों वाले मर्द ने उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। खालिक झपट्टा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सब वापस, सब ले लो, सब पैसा ले लो, मिल्स ले लो, सब ले लो, मुझे जाने दो। अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दो। कैसे पिस्तौल उसके मुंह में डाल दी, यहाँ तक कि लोहा उसके हलक को छूने लगा। उसकी आवाज़ बंद हो गई। जिस्म लरसने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपना हक छोड़ दूंगा? सरगोशी में सर कलमी की बू आती थी। बहुत सोचा मैंने कि यहाँ तुम्हारी जिंदगी के बदले तुमसे अपने शेयर्स लिखवा लूं, लेकिन नहीं। इस तरह तो सारा मलबा मेरे ऊपर गिरेगा ना। लोग पूछेंगे, एक आदमी ने बिलावजह अपनी मिल्स किसी के नाम कर दी और फिर एक पुरस्रार मौत मर गया। उसके चेहरे की जाविये नागवारी में ढल गए। नॉट ए गुड आइडिया। मैं तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारे खानदान को इतना जिज करूंगा कि खुद मेरे हिस्से के शेयर्स मुझे वापस लौटाएंगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, यू नो। आई फील वेरी बैड, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया का असूल है। एन आई फॉर एन आई। आखिरी बात उसके अंदर की शैतान ने कही थी। उसकी आंखों में ढूंढने से भी तुरखम नहीं मिलता था। हाँ, मगर उसके हाथ लरस रहे थे। वो खामोश हुआ। चंद पल सर्द साफाक बेहिस नजरों से उसे देखा। फिर ट्रिगर दबाया गया था। गोली हरम मग्ज को फाड़ कर निकली थी। सर का आधा हिस्सा गायब हुआ था। गोश्त के चीटड़े रुई के सरों की तरह फर्श पे बिखर गए। ये गैस गंभीर की जिंदगी का पहला कत्ल था। खालिक हुसैन की आंखें खौफ और दहशत से उसी तरह खुली की खुली रह गईं। हर शय साकित हो गई, सवाए बाहर बरसती बारिश के। अकब में खड़ी हदीबा की आंखें नम हुई थीं। उस शख्स ने उसका बचपन, उसकी जवानी बर्बाद की थी। आज वो अपने अंजाम को पहुंच गया था। गैस चंद पल पिस्तौल हाथ में लिए बैठा रहा, फिर उठ खड़ा हुआ था। जाने क्यों, मगर दिल के एक हिस्से ने उसे मलामत की। जाने क्यों, मगर उसकी टांगों में लर्जिश थी। जाने क्यों, मगर उसे सुकून ना आया। कम से कम ये जिंदगी का वो लम्हा नहीं था जिसकी कैसे ख्वाहिश की हूँ। भाई की तरफ जाते हुए वो एक पल को हदीबा के पास रुका था। चेहरा हर तासुर से खाली था। रैप इट ऑफ। मीडिया को लीक दो कि हालिक हुसैन का कुछ मशकूक लोगों से ताल्लुक था और उनसे लिए कर्जे की बिना पे वो जल्दी एक मिल खरीदने वाला था। मगर उनके मोबाइल एक झगड़ा हो गया और दूसरी पार्टी ने पैसे वापस मांगे,
जो कि वापस करना हालिक हुसैन के लिए उस वक्त मुमकिन नहीं था। चूंकि लोग रिलायबल नहीं थे तो ये हो गया। उसने अपने आंख में पड़ी लाश की तरफ इशारा किया। हो जाएगा बॉस। क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया हबीब? अब की उसकी आवाज़ में जज्बात थे। आपने मुझे हील किया बॉस। उसकी आंखों में देखकर बोली। कैस छोटे छोटे कदम लेता बाहर निकल गया था। बारिश बरसती रही, बरसती रही। वो गर्दन आसमान की तरफ ये भीगता रहा। फिर धीरे से घुटनों के बल वो जमीन पर बैठ गया। चेहरे पे सिर्फ बारिश का पानी नहीं, आंसू भी थे। आई एम सॉरी अल्लाह, मैं बुरा ना बनता अगर दुनिया मेरे साथ अच्छी रहती। अगले 3 माह हालिक हुसैन के खानदान के लिए कठिन थे। कैसे ताकत के बल पर हर तरह से उन्हें सिच किया, कारोबार में नुकसान करवाया, यहाँ तक कि उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि जिस तरह उससे हालिक को कत्ल किया है उसी तरह वो उनके दोनों बेटों को भी कर सकता है। तंग आकर हालिक के दोनों बेटों ने मिल्स के 70% शेयर्स उसके नाम कर दिए। फसाई एक मुआहदा था। दुनिया को लगता था कि कैस गंभीर ने सब जीता है, मगर दर हकीकत उससे जीना था। बकिया 30% शेयर्स बराक हनीफ ने खरीद लिए थे। आलिक हुसैन के दोनों बेटे और बीवी बराक हनीफ से मिली हुई रकम के तवसत किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए थे। वो गैस गंभीर एक बार फिर उस कारोबार में आ गया था जिसे उसके चचा और बाप ने शुरू किया था। अगले 3 साल पुरसुकून थे। कैसम तरक्की करता रहा, दुश्मन मिट गए, मुकाम मिल गया। मासी की किताब को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर हाल में कदम रखो तो कई मसाइल हमारे मुंतज़िर हैं, जिनमें सरफहरिस्त कत्ल, घबराहट, फरार और गिल्ट है। हाल। बरा की नसें साकत थीं। वो कभी चलती हुई गाड़ी को देखता था और कभी घुटनों के बल सड़क पर बैठे गैस गंभीर को। चंद पल के लिए वो बिल्कुल सुनसा हो गया। बेदम होकर गाड़ी से टेक लगाई, आंखें बंद कर लीं। दिमाग किसी किस्म के प्रोसेस से आ रही था। चंद पल अपनी गाड़ी से टेक लगाए वो लंबे गहरे सांस लेता रहा। चंद पल में उससे बहुत कुछ प्रोसेस किया। आंखें चल रही थीं और दिमाग साए साए करने लगा था। कई पल बाद उससे आंखें खोली। चंद सांसें गहरे, लंबे और कदम गैस की जाने बढ़ाए। इंसान के पास मुसीबत में कई रास्ते होते हैं, अच्छे, बुरे, हारदार, फूलों जैसे, मगर कई बार कोई रास्ता नहीं होता सवाए फरार के। गाड़ी से हटकर वो मोबाइल कान से लगाए हुए था। आंखें अब की बिल्कुल मुख्तलिफ थी, अंदाज मुख्ताज सा। वो प्रोसेस कर चुका था। मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी है। वो फ़ोन पर किसी से कहने लगा। उस सड़क की तरफ 3 रोड मुड़ते हैं। तीनों रोड्स की सीसीटीवी चेक करवाओ। मैं एक गाड़ी का नंबर प्लेट भेज रहा हूँ। जिस सीसीटीवी में वो गाड़ी नजर आ रही है उसकी सीसीटीवी फुटेज गायब करवाओ। वो गैस से चंद कदम के फासले पे था। सीसीटीवी एक तरतीब से गायब करना। शाम 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हर घंटे के 10 मिनट का फुटेज गायब होना चाहिए। दूसरी जानिब से काम हो जाने की तसल्ली दी गई थी। छोटे छोटे कदम लेता वो गैस के करीब आकर रुका और उसके साथ सड़क पर बैठ गया। जानबूझकर किया या अनजाने में? पहला सवाल। अनजाने में। जवाब सहमा हुआ। कितने लोग हैं? मरे कितने? एक था, अब नहीं है। मरने वाले के लिए दुख हुआ, बराक कहते हुए उठा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं। फिर वो गैस के करीब झुका, उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा ऊपर किया। गैस की आंखें गुलाबी पड़ रही थीं, जबकि बराक की आंखें बेतासुर थीं। हम यहाँ से जा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं किया। गैस चुपचाप उसे देखता रहा। मैंने मार दिया है, मैंने मार दिया है बराक। ओ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? उसकी आवाज़ से वहशत थी, दिल खौफ से फटने के करीब। ये एक एक्सीडेंट था लूसीफर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इस रोड पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बाकी की फुटेजेस डिलीट करवा चुका हूँ। तुम्हारी गाड़ी को बस जरा सी खराशियाँ आई हैं। मैं आज रात ही इसे फिक्स करवा लूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने गैस का बाजू पकड़कर उसे उठाना चाहा, मगर वो छुड़वा चुका था। ये एक एक्सीडेंट है गैस, हम यहाँ से जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये जो भी है एक गुमनाम मौत है, मर चुका है। हम इसे जानते भी नहीं तुम। मैं जानता हूँ। शिकस्तगी से कहे कि अल्फाज से बराक को ठहर जाने पे मजबूर किया। वो जीनिया हाकिम का शोहर है, मैं उसे जानता हूँ। आसमान से कोई पत्थरों का थाल था जो उस वक्त बराक के सर पर आकर लड़खा था। वो बेदम सा लड़खड़ा कर गैस के करीब बैठ गया। मैं उसे जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जीनिया मुझे माफ नहीं करेगी। सब खत्म हो गया है, सब खत्म। उसकी आंखें किसी गहराई नुक्ते पे जमी थीं। वो अपनी जगह साकिन था। बराक को चंद लम्हे लगे, मगर वो प्रोसेस कर चुका था।
कंकड़ों से भरी सड़क पे हथेली रखते हुए वो उठा था, फिर अपने साथ पूरे जोर से गैस को खड़ा किया। वो औरत मर जाएगी मगर माफ नहीं करेगी, और मैं तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं छोड़ रहा। कैसे बेयकीनी से उसे देखा। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। वो चिल्लाकर बोला। तुम मेरे साथ जाओगे क्योंकि कोई है जो मुझे तुमसे तुम्हारी मदद करने को कहता है। कौन? इस वसार खोखला था। मसीहा अपनी पहचान नहीं बताते। जवाब रासू की दबी सह में दबा था। वो गैस को अपने साथ ले जा रहा था। स्याह आंखों वाले शख्स के अंदर अब इतनी हिम्मत ना थी कि मजम्मत करता, या शायद वो डर गया था। वो नहीं चाहता था किसी भी तरह जीनिया हाकिम उसे यहाँ देखे, उसे मालूम हो गैस उसके शोर का कातिल है। हाँ, उसे सुनहरी आंखों की बेअतनाई से खौफ आया था। क्यों नहीं पता, मगर उन आंखों में अपने लिए नफरत देखना एक ऐसा खौफ था जो गैस गंभीर के दिल को साकिन कर सकता था। ये स्याह रात उजाले के अतराफ साथ लाई थी। कुछ जुर्म इंसान से उसका असल छीन लेते हैं। वो अपने आप को सजा देना चाहता है, मगर उससे करीबी उसे बचा लेते हैं। वो जालिम नहीं होते, हाँ मजलूम भी नहीं होते। गैस गंभीर के घर में सारी बत्तियां बुझी हुई थीं। बस एक जरा सी जर्द रोशनी थी जिसका मुनबाल लैंप था। एक तरफ रखे सोफे पे मेहदी गंभीर बैठा था। गैस उसके साथ और बराक कमरे में टहल रहा था। फोन कान से लगा रखा था। थोड़ी देर बाद उससे मोबाइल कान से उतारा और सपाट नसों से टांग चलाते इस शराबी कैफियत में नाखून चबाते गैस को देखा। वो मौके पे ही मर चुका था। टांगों की हरकत दम तोड़ गई। गैस के दिल को कुछ हुआ था। लाश पूरी तरह जल गई है, यहाँ तक कि शनाख्त जैसी भी नहीं रही। उसकी गाड़ी में हीटर जल रहा था जिसकी वजह से आग लग गई। उसकी टांगें पूरी तरह जली हैं क्योंकि उन पे तेजाब गिरा था। खबरनामे के अंदाज में कहते वो फ्रिज तक गया। जिस वक्त गाड़ी उल्टी थी, उससे बाहर निकलने की कोशिश की और उसी कोशिश में खुली खिड़की से उसका मोबाइल बाहर गिरा और वो आग से महफूज रहा। मोबाइल मेरे आदमी के पास है, उसे डिस्पोज कर दिया गया है। आखिरी वक्त में उसने अपनी बीवी को लातादाद कॉल्स की थी। मैंने उसके मोबाइल का सारा डेटा महफूज करवा लिया है, शायद ज़रूरत पड़े। ठंडे यख पानी की बोतल उससे मुंह पे चढ़ा ली और घटाघट सारा पानी पी गया। साथ एक दूसरी बोतल हाथ में लिए वापस आया। मैंने सीसीटीवी डिलीट करवा दिया है। आईनी शाहिद सिर्फ एक था जिसे तुम्हारी गाड़ी देखी थी, उसका मुंह बंद करवा दिया है। न्यूज़ चैनल पे एक्सीडेंट की इत्तला दे दी गई है। अगर 2 दिन तक कोई वारिस आ गया तो ठीक, वरना लावारिस करार देकर अस्पताल इंतजामिया दफनाने का इंतजाम कर देगी। वो कैसे करीब आकर रुका। ठंडी यख पानी की बोतल उसके सर पे उंडेल दी। पानी उसके बालों से चेहरे और फिर थोड़ी तक फिसलता चला गया, यहाँ तक कि उसकी शर्ट सीने से भीग गई। वो मर चुका है, तुम जिंदा हो। तुम कल सुबह कैसे समझाओगे और नॉर्मल रहोगे? गैस उठ खड़ा हुआ, सोफे पे पड़ा अपना कोट उठाया। उसकी आंखें उस पल मुख्तलिफ थीं। मैं जालिम नहीं हूं। मैं अभी के अभी जाऊंगा और उस लड़की को बताऊंगा कि मैंने उसके शोहर को कत्ल किया है। मैं उसके वारिस को जानते हुए उसे यूं गुमनामी नहीं दे सकता। कौन लड़की? वो किसका शोहर है? मेरी सारे वक्त में पहली बार बोला था। अभी गैस कुछ कहता कि बराक बोल पड़ा। कैसम की वर्कर है कोई, तुम नहीं जानते, और फिलहाल वो इतनी अहम है भी नहीं। उससे बात बदल दी। बेड के एक कोने पे टिककर जूते के तस्वीर बांधते गैस को देखा, फिर मेहदी को। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी। वो कहकर लंबे लंबे टक भरता बाहर निकल गया। मेहदी ने छोटे छोटे कदम गैस की जाने बढ़ाए। वो भी बेड से उठा था कि मेहदी उसके सामने आ खड़ा हुआ था। तुम मेरे साथ चलोगे मेहदी? तुम बहुत अच्छा बोलते हो, उसे समझा देना कि मेहदी ने उसे बाजू से पकड़कर पलंग पे वापस बिठाया। मैंने गलती से सब किया है मेहदी। वो अपनी साइड पर आता तो ये ना होता। उसकी आंखें भीग रही थीं। मेहदी अब उसके कदमों के पास झुककर उसके जूते उतार रहा था। मैं इतना जालिम नहीं हूं। मेरे साथ चलो, मैं सब सच बता दूंगा। वो अब दराज से उसकी नींद की गोलियां निकाल रहा था। मेहदी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो बच्चों की तरह सफाई देने लगा। मेहदी ने 2 गोलियां उसके हाथ पे रखी, पानी का गिलास उसके आगे किया। तुम मेरे साथ चलोगे ना? वो जैसे कुछ सुन और देख नहीं रहा था। सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। उससे गैस का हाथ ऊपर किया। मजबूरन उसे गोलियां खानी पड़ी। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया। सब ठीक है। उससे गैस के पैर ऊपर करके बिस्तर पर रखे, उसके सीने पे जोर देकर उसे लिटाया और खुद उसके करीब बैठ गया। गैस के ऊपर कंफर्टर दुरुस्त किया और उसका हाथ अपने हाथ में लिया।
वो हाथ लरस रहा था। मेरी का दिल शल सा हो गया। धीरे धीरे स्याह आंखें अंधेरे में डूबती चली गई। कई लम्हों बाद लैम्प की सर्द रोशनी में देखूं तो वो आंखें मूंदे गहरे सांस दे रहा था। मेरी यूं ही उसके पास बैठा रहा, नजरें चुराए हुए। सब ठीक था, सब फिक्स था, परफेक्ट। क्या वाकई कुछ चीज़ें कभी फिक्स नहीं हो सकती, जस्टिफाइड नहीं हो सकती, संभल नहीं सकती। इंसान उन कुछ चीज़ों के गम से कभी नहीं निकल सकता। आज पहली बार वो कैसम मजबूरी में आया था। आज पहली बार उसकी आंखें काम की वजह से सुर्ख ना थी, उसके कदम शिकस्ता थे। अपने ऑफिस में बैठे हुए उसे हर आहट डरा देती थी, हर फोन कॉल से खौफ आ रहा था। उसका जी चाहा था कहीं छुप जाए, जहाँ किसी को उसके मुतालिक ना पता चल सके, मगर ये मुमकिन नहीं था। ऑफिस के अंदर घुटन बढ़ गई तो वो बाहर निकल आया। ना जाने क्यों बेख्तियार उसका जी चाहा था कोई ठहर कर उसका हाल पूछे, कोई आंखों की सुर्खी चेहरे की रंज का इस्तफसार करे। जी के चाह लेने से क्या होता है। स्टूडियो के बाहर रुक गया। अंदर कई लोग काम कर रहे थे। प्रिंट आउट्स निकलने की आवाज़, कैमरे की क्लिक्स। वो उन सबको छोड़कर संगी मुजस्मे के में खड़ी बार बार किसी को कॉल मिलाती सीनिया को देखे क्यों। स्याह रंग की सादा कमीज के साथ हम रंग ट्राउज़र, सर पे स्याह दुपट्टा, कानों में छोटे टॉप्स और सीनिया हाकिम की आइकॉनिक कोल्हापुरी चप्पल। यूं लगा जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। एक अलग सा रंज, अलग सी शर्मिंदगी हुई। उसे याद आया कि सीनिया के यहाँ औलाद न होने पर उसके ससुराल वाले उसे ताने देते थे और कैसे उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। वो उसे देखते हुए आगे बढ़ाया। सीनिया झुझलाते हुए कॉल मिलाती रही, यहाँ तक कि वो उसके हैं सामने आन खड़ा हुआ। किसे कॉल कर रही हो? मुबहिम से सवाल पे सीनिया ने चौंक कर अपनी दाईं तरफ देखा, फिर मोबाइल पे वीडो नामी शख्स का नंबर। किसे कॉल कर रही हो? उससे दोहराया। सीनिया ने होंठ काटे। कैसे उसे काम दिया था, उसे करने के बजाय वो यहाँ मेरी को कॉल्स मिला रही थी। मैं अपने शौहर को कॉल कर रही हूँ। उससे बात संभाली, मगर यही बात गैस के दिल पे जमी हुई बर्फ की तरह लगी। मेरी कॉल्स तो फौरन पिक कर लेता है, पता नहीं आज क्या हुआ है, वो बेदहानी में कह गई। इससे बेखबर कि गैस के दिल पे उसके अल्फाज नश्र की तरह खुप गए। वो चंद पल अजीब सी नजरों से उसे देखता रहा। कॉल मिलाते सीनिया रुक गई। सुनहरी आंखें उठाकर से आंखों में देखा। कुछ चाहिए आपको? गैस जवाब दिए बगैर बस उसे देखता रहा। आप ठीक हैं बॉस? उससे किसी ख्याल के तहत पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ठीक नहीं? शायद तुम भूल रहे हो, मैं और तुम एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं सकते। कम से कम परेशानी नहीं, कुछ हुआ है? आखिर में उससे ठहर कर पूछा। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? सीनिया ने गहरी सांस ली। मुझसे लफाजी नहीं होती सैवरेस। अगर मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है तो मुझे फर्क पड़ता है। मुझसे कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारी मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहता था। वो रुका, होंठ काटे। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माफ कर दूं किस लिए? मेरी चाय पे पाबंदी लगाने के लिए? कैस उसे देखता रहा। मैं इसे माफ नहीं करूंगी। मुझे भी मुर्गियों की तरह 1 रुपया कैश दो। वो हंस पड़ा, बेबसी थकन भरी मुस्कुराहट। फिर बताओ, 1 रुपए का चेक मिलेगा या कैश? वो फिर से हंस पड़ा था। अब के ये दिल से बोझ हटाने वाली हंसी थी। वो एक कत्ल की गिल्ट में मरते मर्द को दुनिया और माफिया से बेखबर करके सारी फिक्रें छोड़कर हंसने पर मजबूर कर रही थी। क्या थी वो? तुम मुझे माफ कर सकती हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। किस बात के लिए? कल रात में। कैस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे सीने के साथ खड़े देख स्टूडियो के दरवाजे पे खड़ा पराग तेज से इस कदम लिए अंदर आया। उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी थी। तुम्हें कोई और काम नहीं है? जाओ यहाँ से। उससे सीनिया को सख्त लहजे में कहा। सीनिया ने कुछ कहने को लब खोले फिर बंद कर दिए। पराग अब गैस को लिए वहां से जा रहा था। सीनिया कहीं पल उसकी पुश को तकती रही। क्या हुआ था उसे? समंदर का शहर कवातर हल्की हल्की मीना बरसा रहा था। मौसम सर्द सा हो गया था। बशर की छोटी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। गाड़ी की फ्रंट सीट से गर्दन मोड़कर उससे पीछे बैठी 2 लड़कियों को देखा। तुम दोनों यहाँ से अंदर जाओ, फैमिली हॉल में जाकर बैठो। मैं गाड़ी साइड पे करके आता हूँ। और खबरदार जो कोई फजूल हरकत की हो। हम 2 बार पहले भी आ चुके हैं, तब तो तुमने कोई नसीहत नहीं की थी। कौन चमक कर बोली। बशर ने जिताती नजरों से देखा। क्योंकि तब हमारे साथ जैनी भी आई थी। कम से कम उस पर भरोसा है मुझे, तुम दोनों से ज्यादा। वो गाड़ी से उतर आया। खून रोज अपनी सबके पे खून के खून पीते नीचे उतर आई।
बशर ने आगे बढ़कर शीशे का दरवाज़ा खोला और दोनों को अंदर भेजा। फर्शी नशिस्तों वाला रेस्टोरेंट इंतहाई नफासत से सेट था। एक बड़े से हॉल में चारों तरफ घाव तकिए और उनके दरमियान एक ज़मीन की तरफ झुकी हुई मेज़ रखी थी। एक मेज़ से दूसरी के दरमियान जालीदार पर्दा था। उरूज और गूंज भी ऐसे ही एक मेज़ के गिर्द आकर बैठी। बशर भी सामने से आता दिखाई दिया। उसे देख उरूज फ़ौरन अपनी जगह से उठकर गई थी। हॉल की दीवार की खिड़कियों के पार से समंदर का अच्छा नज़ारा आता था। बशर के साथ उसे चंद तस्वीरें ज़रूर लेनी चाहिए थी। उसी पल जालीदार पर्दे से आती एक आवाज़ में गूंज मुंजमद हो गई। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। ये फरिया की आवाज़ थी। गूंज उस आवाज़ को लाखों में पहचान सकती थी, मगर वो उस आवाज़ से मुंजमद नहीं हुई थी। उसके दिल को बर्फ करने वाले जुमले कोई और थे। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं? रोते हुए तुम किसी का दिल तोड़ देती हो। ये भारी लहजा, ये दिल फरेबी, ये रुम्स। गूंज हाकिम सारी जिंदगी उस लहजे को नहीं भूल सकती थी। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? छोड़ो मेरा हाथ। शायद वो लड़की अपना हाथ छुड़वा रही थी। गूंज को अपने दामाद मजाज सुन होते महसूस हुए। तुम गूंज को छोड़ दो प्लीज, अब इस खेल को खत्म करो। मैं अब दिल बड़ा नहीं कर सकती। अब ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज उसे खत्म करो। वो फूट फूट कर रो रही थी। मुझे नहीं गिराना उसे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। तुम परस्तिश के लिए बनाई गई हो, कोई तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। मैं उसे छोड़ दूंगा। स्याह आंखों वाली लड़की की सारी दुनिया बर्फ हो गई, ठंडी यख बेजान। बल्कि छोड़ने का सवाल ही पैदा कहाँ होता है। मैंने उसे तो कभी अपनाया ही नहीं था। ये तुम्हारी जिद थी फरिया। तुम उसे गिराना चाहती थी क्योंकि तुम्हें लगा वो पारसाई का ढोंग करती है। इस सारे मैस में मुझे फंसाने वाली तुम थी। अब तुम यूं सब कुछ मुझ पे नहीं उलट सकती। वो हवा हुआ था। लड़की शर्मसार मगर गूंज हाकिम सुनती। शल साकिन। ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। सारी पारसाई देख तो ली है उसकी, अब क्या देखना है। जो लड़की चंद माह पहले तक मुझे दर्द देती थी, वो रात को एक नामहरम से कॉल और चैट पर किस किस्म की फहिश गुफ्तगू करती है, वो मैं देख और सुन चुकी हूँ। उसके लहजे में तनफ्फुर था। अच्छा बस कर दो, ये हमारा वक्त है। हम एक थर्ड पर्सन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लड़का एक बार फिर हवा हुआ था। गूंज हाकिम के मुंह पर जैसे किसी ने खोलता हुआ तेल डाल दिया था। गूंज, तुम मेरे लिए इतनी अहम हो कि अब मुझे सारी दुनिया थर्ड पर्सन लगती है। तुम्हारा काम, पढ़ाई, मशगले, क्या तुम उन सबको छोड़कर सिर्फ मेरी नहीं हो सकती? फरिया की तरफ से चंद पल खामोशी रही। उसी पल बशर भी उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। गूंज अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम मुझसे मोहब्बत तो करते हो ना? चंद लम्हे बाद फरिया की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ है गूंज। मेरे लिए तुम सांस लेने की वजह हो। मुझे अजानों की कसम है, मेरे दिल के सारे जज्बे बस तुम्हारे लिए हैं। मोहब्बत एक लफ्ज़ है, इश्क एक एहसास। मुझे तुम्हारी मौजूदगी से इश्क है फरिया। क्या तुम्हें मुझ पे शक है? ये अल्फाज सिरी मौत थे। गूंज हाकिम के लिए सारी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। उसकी आंखें बह रही थीं। उसके हलक से कोई आवाज़ सा निकली। अगले कई पल स्लो मोशन में गुजरे। बशर उससे लिए परेशान सवाए जा रहा था। कई लोगों ने मुड़ मुड़ कर उन्हें देखा था। वो उसे डॉक्टर के पास से गया। गूंज को लोगों के होंठ हिलते महसूस हुए। आवाज़ें ना प्रोसेस हो सकी। इन्हें पैनिक अटैक हुआ है। डॉक्टर बशर से कह रहे थे और वो परेशानी से अपनी छोटी बहन को तक रहा था। पूछ उससे भी न दिख सकी। उसे घर लाया गया। अब्बा अम्मा बेतरह परेशान थे। हर कोई फिक्रमंद हो गया था। गूंज बस रोई जाती थी। लबों से कुछ कहे बगैर बस वो रोई ही जाती थी। पलंग भी उससे करीब बैठी दादी ने उसे खूब से लपेट लिया। चंद पल वो उसका सर थपकती रही। यकदम गूंज ने चेहरा बाहर निकाल कर अजीब नजरों से उन्हें देखा था। कई घंटों से मुकफ्फिल लब खोले और चंद अल्फाज उसके मुंह से निकले। शहरबानों को भेड़िया खा गया था ना दादी। उमर रसीदा औरत जहाँ थी वहीं थम गई। बूढ़ी जमाना शनास आंखें साकित हो गई। शहरबानों का हुस्न नोच लिया ना दादी। वो अपनी बहन के बेटे से नहीं मिल सकी थी ना। वो कहानी झूठी थी ना दादी। उन ज़ईफ हाथों ने उसका सर थपका और उसे दोबारा अपने सीने में भींच लिया। आंखों के रंज का हाल कलम को लिखने की ताब नहीं। बाकी सबको बाहर जाने का कहा। से आंखों वाली लड़की दादी के सीने में सर छुपाए सिसक रही थी। दिल का कोना कोना सुलग रहा था। ऐसी तकलीफ थी कि इल्लामान जिंदगी ने उसे ऐसा तजुर्बा दे ही दिया था कि वो कहानियों का अंत पूछने लग गई थी। क्या जिंदगी तुम्हारे साथ कभी इतनी सालिम हुई है? 3 दिन
3 रातें बाद नमन यूनिवर्सिटी में आज सीनियर हाकिम का आखिरी दिन था। शौक के लिए लिया गया सब्जेक्ट आज अपने इख्तिताम को पहुंचा था। वो ज़्यादा दिन आ ना सकी थी, ज़्यादा क्लासेस ना ले सकी थी, मगर फिर भी आज जब उसका कोर्स ख़त्म होना था तो किसी तरह से वक्त निकाल कर वो चली आई। यूं भी कैसे में उसका काम अब बहुत कम हो गया था। बस अब दिन के 2 घंटों का काम था और जीने आज़ाद घास के कटे पर एक कोने वाली जगह पे वो यूनिवर्सिटी की तस्वीर उतार रही थी जब अब से कोई उसके साथ आकर खड़ा हो। पहलू में मेरे जैसा हैंडसम मर्द खड़ा है, फिर भी इस बेजान इमारत की तस्वीर उतार रही हो। सैड। वो तासुब से बोला। सीनिया मुड़ी नहीं, वो फोकस थी। जानती हो, मेरी ख्वाहिश है किसी दिन मैं अचानक से तुम्हारे सामने आ जाऊं और तुम्हारा कैमरा तुम्हारे हाथ से छूट कर गिर जाए, लेकिन तुम हमेशा अलर्ट रहती हो। वो सीनिया के कंधे के आगे से इमारत देखने लगा। आपने मेरे कैमरे के लिए इतना बुरा क्यों सोचा हुआ है? उससे क्लिक्स लेकर कैमरा नीचे किया। मेरी फौरन से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखो। मुझे देखकर तुम्हारे हाथों से कैमरा गिर जाना, फिर मेरा तुम्हें कैमरा उठाकर देना, कितना खूबसूरत मंजर होगा नहीं? अच्छा, एक तस्वीर तो बना दे सरकार। आखिर में वो जरा लजाजत से बोला। सुना था आप बहुत मशहूर हैं, लेकिन आपकी हर वक्त हर जगह मौजूदगी कोई और ही दास्तान कहती है। उससे कैमरा आंख के आगे किया। मेरी मुस्कुराया। हद में खड़ी इमारत भी मुस्कुराई। मुझे 10 फोन कॉल्स करके बुलाया गया है ताकि मेरी एक तस्वीर बन सके तुम जैसे नालायक स्टूडेंट्स के साथ, और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो। सीनिया तस्वीर की बजाय उसकी वीडियो बनाने लग गई थी। हाथ उठा उठा कर बोलते हुए वो अच्छा लग रहा था। या सीनिया ने आज ही नोटिस किया था। लकी यू, यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी कॉल्स कर रही है। सब कुछ है आपके पास। वो जानबूझकर उससे बोलने पे उकसा रही थी। एक लम्हे को मेरी का चेहरा बुझ सा गया था। सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता। मैं पब्लिक स्पीकर नहीं, साइकेट्रिस्ट बनना चाहता था, मगर मैं इतना ज़हीन नहीं था। 2 बार फेल हो गया और बस। उससे हाथ उठाकर सीने को मजीद तस्वीर लेने से रोका। वो भी कैमरा उतार चुकी थी। अच्छा सुनो, एकदम वो इश्तियाक से कहता आ गया हूँ। कल रात मैंने एक रील देखी, उसमें लोक कहानियों का जिक्र था। तुम उन पर यकीन रखती हो या फिर तुम्हें उनके बारे में कोई इल्म है? मुझे कुछ तफसील चाहिए। किस कहानी के बारे में जानना है आपको? वो घास के गधे पर बैठी कैमरा बैग में रख रही थी। मेरी उसके साथ आन बैठा। सस्सी बन्हेल, सुना है सस्सी बहुत बेवकूफ़ थी। वो लापरवाही से बोला। फिर सीनियर के सख्त तासुरात देख कर रुक गया। सस्सी बेवकूफ़ नहीं थी। ओके ओके, उससे मसालहत जो अंदाज में हाथ उठा लिए। चलो फिर चाय और मकई के साथ सस्सी बनू की दास्तान सुने। वो उठा। जीनिया के आगे हाथ फैलाया। फिर फौरन से पीछे कर लिया। ज़्यादा फ्री नहीं होना। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैंटीन में बैठे थे। सामने मेज़ पे चाय की भाप उड़ाते कप और भुट्टे जिन्हें मेरी छील रहा था। सस्सी एक हिंदू खानदान में पैदा हुई थी। सुरमाई स्वेटर वाली लड़की कह रही थी। हिंदुओं में नुजूमी और कुंडली पे यकीन रखा जाता है। सस्सी की पैदाइश के वक्त जब उसकी कुंडली निकाली गई तो उसमें खोट था। नुजूमियों से पूछा गया तो पता चला कि सस्सी बड़ी होकर एक मुसलमान से शादी करेगी। अब उसके माँ बाप बेइंतहा परेशान हो बैठे। मतवक्का जिल्लत के खौफ से उन्होंने उस नौहेसा बच्ची को एक संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया। मेरी बड़े ही गौर से उसे सुन रहा था। साथ साथ मकई के दानों पे लीमू का रस छिड़क रहा था। भनभोर सिंध का एक शहर है जहाँ दरिया किनारे एक धोबी खानदान रहता था। तैरते संदूक से जब एक सेहतमंद बच्ची मिली तो धोबियों के खानदान के एक बेऔलाद जोड़े ने उससे गोद ले लिया। सस्सी उन्हीं के साथ बड़ी हुई। पुन्नू का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके केच मकरान से था। सस्सी की बनू से वाकफियत मोहब्बत एक लंबा किस्सा है। उसे छोड़कर मैं आपको क्लासिक बताती हूँ। सस्सी और पुन्नू शादी करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर रहे थे। उनकी मोहब्बत लाजवाल थी। मेरी ने मकई के दाने उसके आगे किए। साथ चाय का कप भी। अपनी चाय का कप भी उठा लिया। पुन्नू के बाप के कई बेटे थे, मगर उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत बन्हेल से थी। जब वो केच मकरान छोड़ सस्सी के इश्क में उसी के इलाके का हो रहा तो उसके बाप ने रो रोकर अपनी बेनाई खत्म कर दी। बाकी भाइयों से अपने बाप की हालत देखी ना गई और उन्होंने पुन्नू को वापस लाने का फैसला किया। जब वो लोग पुन्नू के घर पहुंचे तो उन्होंने सस्सी का हुस्न देखा। पर नील का असीर होना बनता था। उसके भाई चंद दिन वहां रहे। हर तरह से पन्नील को वापस ले जाने की कोशिश की, मगर वो न माना। मजबूरन उसके भाई ने रात के वक्त पनील को नशावर अदवायात खिलाई।
और रातों रात उसे अपने साथ लिए कच मकरान की तरफ कूच कर गए। बोलते बोलते वो रुकी, मकई के दाने मुंह में रखे, जुबान में जायका सा घुल गया, साथ साथ हल्के हल्के से मिर्च थे। मेरी ने मुस्कुराते हुए उसे चाय का कप थमाया। सीनिया ने फौरन खून भरा। जायका अजीब सा मगर अच्छा सा हो गया। मिर्चें हैं? वो उसकी आंखों में भरते पानी को देखकर पूछने लगा। सीनिया ने गर्दन अकड़ाई। नहीं ठीक है, मुझे तो सही लगा। साथ आंखें साफ की। मेरी मुस्कुरा दिया, कहा कुछ नहीं, बस खामोशी से पानी उसकी तरफ बढ़ाया। सस्सी जब सुबह उठी तो उसके लिए दुनिया यहाँ से वहाँ हो चुकी थी। दूसरी तरफ अपनी हवेली में मौजूद बनील की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो दीवाना सा हो गया, उठते बैठते सस्सी का नाम लेता। भाई माँ बाप उसे कोई याद ना रहा। कोई बात करता हाल पूछता, कोसता उसे कोई परवाह ना थी। वो हर एक से पूछता सस्सी हो। आसपास लोगों का रश बढ़ रहा था। पब्लिक स्पीकर के साथ तस्वीर की चाह में बैठे लोग हंस हंस सीनिया को देख रहे थे। पनील की इस हालत से तंग आकर उसके बाप ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि उसे वापस सस्सी के पास छोड़ा जाए। दूसरी तरफ सस्सी भी पनील को ढूंढने की खातिर सहराओं की हाक छानने निकल पड़ी थी। किस्सा मुख्तसर करें तो एक दिन बिलागे सस्सी और बनू के रास्ते टकराए। मेरी की आंखों में दिलचस्पी धर आई। उससे चाय का कप नीचे रखा और पूरी तरह मुतवज्जा हुआ। एक छोटा सा काफला था और एक तरफ अकेली सस्सी और बीच में पानी का छोटा सा तालाब। रात का दूसरा पहर था। थकी हारी सस्सी को तालाब से पानी पीते हुए वो काफला दिखा, मगर साथ साथ उससे वो तालाब रात के अंधेरे में पूरी नहर लगा था। सेहरा इल्यूशन दिखाता है। सस्सी ने भी देखा। तालाब में गिरकर मरने की बजाय उसे सुबह का इंतजार करना मुनासिब समझा। सस्सी जागती रही, मगर रात की आखिरी पहर उसकी आंख लग गई और काफला सुबह होते ही कूच कर दूर चला गया। सस्सी कितनी बेवकूफ़ थी। यकदम मेरी तेज लहजे में बोला। बेवकूफ़ औरत को ये नहीं पता चल सका। सस्सी बेवकूफ नहीं थी। वो एक एक लफ्ज पे जोर देकर बोली। उसे पन्नू के इश्क ने इल्यूशनिस्ट कर दिया था। उसे लगा था उसे पनहील तक पहुंचने के लिए कई बड़ी बड़ी बलाओं का सामना करना पड़ेगा। उसे कई किस्म की सख्तियां और तकालीफ झेलनी पड़ेगी। ये सफ़र उसके लिए भला था। सस्सी ने कई बार खुद को बड़ी बड़ी मुश्किलात में तस्वुर कर लिया था। उसे तस्वुर की दुनिया में कई बार पनहील के लिए खुद को हर खतरे से लड़ते देखा था। फिर यूं अचानक इतनी आसानी से पनहील उसके सामने आ जाएगा, ये उसके वहमो गुमान में नहीं था। एक पल के लिए मेहदी बिल्कुल लाजवाब सा हो गया। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बलाएं तस्वुर कर रखी हैं। कुछ इंसान सारी ज़िंदगी उन्हें बस तस्वुर करते रहते हैं और कुछ उनका सामना कर लेते हैं। और सामना करने से पता है क्या होता है? वो रात सारी से आगे को हुई। बलाएं भरम निकलती हैं। मेरी ने जुमला पूरा किया। मुझे लगता था अगर किसी रोज़ किसी ने मुझसे पूछा कि तुम खुद को माफ़ क्यों नहीं करते मेहदी, तो मैं उस रोज़ मर जाऊंगा, जैसे किसी बला के चंगुल में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं, ऐलान करते हुए वो पीछे हटी। मेरी ने गर्दन अस्वाद में हिला दी। सही कहा। कुछ कफ्स जल्दी नहीं टूटते, कुछ माफियाँ फ़ौरन नहीं मिल जाया करती, कुछ बलाएं यूं ही नहीं टल जाती। प्रोसेस ज़रूरी होता है। एक वक्त बाद इंसान को पता चल जाता है कि असल बला वो खुद है, लेकिन कई बार बलाएं अपनी ही ताकत से नावाकिफ होती हैं। आप अपनी ताकत नहीं जानते। मेरी ने कंधे उचकाए। दूसरों को अपनी ताकत बताना भी कमज़ोरी होता है। आ गया वो अपनी मीन गंभीर वाली आदत पे। बाय द वे, तुम्हारी भी कोई बला है? यकदम इश्तियाक से पूछा। सीनिया के चेहरे के तासुरात एक पल में तब्दील हुए। अब्दुल्ला की गई फ़ोन कॉल्स, उसका इनकार, उसका अब्बा को रुलाना, एक पल में सब याद आया। मेरे तस्वुर में जो बला है वो सिर्फ तस्वुर नहीं, हकीकी बला है। मेरी ने मज़ीद पूछना चाहा मगर रुक गया। उसके तासुरात इजाज़त नहीं देते थे। थोड़ी देर बाद वो उठकर चला गया था। सीनिया वहीं बैठी रही। अब्दुल्ला का जिक्र अब उसे डिस्टर्ब कर देता था। मुसलमान पे 3 रोज़ा सोग जायज़ है, उसके बाद नहीं। हदीवा की आवाज़ से मुड़ा नहीं, बस खामोशी से ग्लास वॉल के पार शहर की रोशनियां देखकर अपने अंदर के अंधेरे मज़ीद गहरे करता रहा। आपने जानकर तो कुछ नहीं किया ना? गलतियां इंसान से ही होती हैं। इंसान उन गलतियों को ऑन भी तो करते हैं। वो सब मेरे तरह कार नहीं होते। उसकी शेव मामूल से ज़्यादा बड़ी हुई थी। आंखें शब ख्वाबी की दास्तान कहती थी। कैस गंभीर उदास सा, हदीबा को मलाल सा हुआ। आप बुज़दिल नहीं हैं।
आप बस इंसान हैं। भीख्यू की रिलीज का वक्त है। ऐसे में खुद को इतने बड़े स्कैंडल में फंसा लेना सरासर बेवकूफ़ी होती। और एक इंसान जिसको मैंने मार दिया, उसकी लाश को डिसऑन करना, उसके वुर्सा का इल्म होते हुए भी उसे लावारसों की तरह कफन दफन होते देना, ये इंसाफ था? उसका लहजा तुर्श हुआ। अदीबा आगे आई, तनकर उसके सामने खड़ी हुई। किसी ने आपका हाथ पकड़कर रोका हुआ नहीं है। आप चाहें तो भी सीनियर हाकिम को फ़ोन मिलाएं और उससे बता दें, लेकिन आप नहीं बताएंगे। जानते हैं क्यों? कैस सिरे से पीछे को हुआ। उसे नहीं सुनना था। आपको किसी कत्ल से फर्क नहीं पड़ता। आप वही हैं जिससे हालिक हुसैन को उस खाली फैक्ट्री में कुत्तों की तरह गलने सड़ने दिया। आप वही हैं जिससे इंस्पेक्टर फिरोज के 16 साल बेटे का करियर खाया, और वो भी जिसने अपने सगे मामू को अपने हाथों से कत्ल किया। चंद मिनट, चंद घंटे आपको बुरा लगा था, मगर फिर आप ठीक हो गए। और अब आप कत्ल की वजह से गिल्ट में नहीं हैं। आप सीनियर के शोहर के कत्ल की वजह से गिल्ट में हैं। उससे सीनियर के शोहर पे जोर दिया। गैस का चेहरा लट्टे की माने सफ़ेद हो गया था। आप नहीं चाहते वो आपको बुरा समझे। आप नहीं चाहते उसकी आंखों में आपके लिए बेतबारी आए। आप नहीं चाहते वो आप पे गिव अप करे। महल के मजबूत सतून को सहारा मिल चुका है और वो उसे खोना नहीं चाहता। एतराफ़ था कि ऐलान। ऐसा कुछ नहीं है। उससे अटक अटक कर कहते चेहरे पे हाथ फेरा। उससे घबराहट हुई। गला खुश्क होने लगा। वो अच्छी है, समझदार है, मुझे उसका काम पसंद है और बस। हाँ, और बस, बस यही। अदीबा से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि कैस को आवाज़ अपने कानों में सुनाई देने लगी। खुद को माफ़ कर दे बॉस। हमदर्दी जताई। आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कोई किसी आम समझदार लड़की के लिए घर के खुफिया दरवाजे नहीं खोलता। उसके लिए लाखों रुपए खर्च करके अब उससे मसाइल से नहीं निकालता। उसे पास नौकरी के लिए रखते वक्त उससे बस अपना काम नहीं करवाता। कैस को यूं लगा था जैसे अब वो कभी सांस नहीं ले पाएगा। क्या कोई इतनी आसानी से उसकी आंखें पढ़ सकता था? आपकी लाशों में पहले दिन से उसका एक मुकाम बन चुका है, और ये गलत नहीं है। उससे अपने लफ्ज़ों पे जोर दिया। आपने एक लंबी उम्र खुद पे बोझ डाला है। अगर कोई बांट रहा है तो इट्स ओके। आपने एक लंबा अरसा खुद को जिम्मेदारियों, इंतकाम, बुलंदियों के लिए सर्व किया है। अगर कोई आपका हिस्सेदार बन रहा है तो इट्स ओके। बिना कहे, बगैर ज़्यादा एफर्ट्स किए कोई आपका हाल जान लेता है। किसी को आपकी उदासी, आपके गम की फिक्र है तो इट्स ओके। कैस धीरे धीरे ग्लास हॉल के सामने रखे सोफे पे बैठ गया। साकिन, सामित, खुद को माफ़ करें और आगे बढ़ें। आपको उससे मोहब्बत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इतना आप भी जानते हैं और मैं भी। वो शादीशुदा है। उसकी आवाज़ हल्की थी, गोया मसला बस यही था। तहसी करें बॉस, वो बेवा है। कैसे शाकी आंखें उठाकर उसे देखा। एक मंगनीशुदा मर्द को एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत नहीं हो सकती, मगर एक बेवा से तो हो सकती है ना। मैं इस वक्त अपनी फीलिंग्स खुद भी नहीं जानता, और वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती। फिलहाल आप सोचना बंद कर दें। जो कुछ हुआ है उसे भूलकर आगे बढ़े। एक फ्रेश स्टार्ट। सारे गुनाह बहुत पीछे और अब सब अच्छा अच्छा। ओके। क्या मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ? इस सवाल के पीछे महरूमियाँ थी, ख्वाहिश थी, एहसास से कमतरी थी। अगर उसकी आंखों में देखो तो दूर कहीं हल्की सी नमी भी थी। कम वक्त कभी कभी खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता था। आप बुरे ना बनते अगर दुनिया आपके साथ अच्छी रहती। कैसे आंखें बंद करके गर्दन सोफे की पुष्प पे गिरा दी। एक लंबी मुसाफत के बाद एक ठहराव उसका हक था। वो एक फ्रेश स्टार्ट के लिए तैयार था। जिंदगी यू टर्न ले चुकी थी। मरकी सी कैफियत, जैसे दिन गूंज की जिंदगी के सबसे बेकार अजियतनाक दिन थे। वो जो सारी सारी रात कॉल्स मैसेजेस पे बात करती रहती थी और वही रात रोते रोते गुजर जाती थी। जिंदगी ने उसके साथ जो खेल खेला था, गूंज हाकिम उस खेल में पूरी तरह हार गई थी। उसकी दोस्त से हसीब उससे कॉल्स और मैसेजेस करते रहते थे, मगर वो किसी एक को जवाब नहीं देती थी। पिछले कुछ अरसे से कॉल पे बात करने के लिए वो अकेले सोती थी, मगर अब उससे वही एक कमरा काट खाने को दौड़ता था। सारा सारा दिन वो दादी के कमरे में पड़ी रहती। जुबान मुकफ्फिल थी, होंठ जामिद। उसके साथ धोखा हुआ था। रोग अंदर से इंसान को खा जाता है, कतरा कतरा, आहिस्ता आहिस्ता। गूंज, बच्चे, तुम्हें हो क्या गया है?
जिस दिन से उस होटल से आई हो तुम्हारा सकूत ही नहीं टूटता। अम्मा उसके करीब बैठी थी, फिक्रमंदी से उसे देखते हुए कह रही थी। कौन चुपचाप उन्हें देखती रही। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? वो रुकी, आसपास नजर दौड़ाई, फिर मस्जिद करीब होकर बैठ गई। तुम रात को जेगम से बात करती थी ना, क्या उसने कुछ कहा है? गूंज हाकिम जहाँ की तहाँ रह गई। उसकी आंखें बेयकीनी से बता गई। क्या अम्मा जानती थीं? क्या वो अधूरा सच जानती थीं? हमने सहनी का रिश्ता अब्दुल्ला से करके बड़ा जुल्म किया था, तो मुझे लगा अच्छा है तुम जैगम को जान लो। मुझे क्या पता था वो तुम्हें ऐसे रोक दे देगा। अम्मा रो पड़ी थी। गूंज उनके साथ रो पड़ी, सर उनके सीने पे टिका दिया। दिल था कि फटा जाता था, रोग था कि खोखला किया जाता था। उसके साथ धोखा हुआ था। विक्टिम्स अपनी कहानी के सबसे बड़े विलेंस होते हैं। उसकी गुमसुम सी कैफियत की वजह से अब्बा और अम्मा ने ज़ेनिया को इस्लामाबाद से कुछ दिन के लिए बुलवा लिया था। वो खुद भी घर को याद कर रही थी, सो फ़ौरन चली आई। इस वक्त वो अपने और गूंज के मुश्तरका कमरे में रखे पलंग पे बैठी थी। स्याह कुर्ता शलवार में मलबूस, बालों को ढीले जोड़े में बांध रखा था। उंगलियां खटाखट टाइप कर रही थी। गूंज सुसरोई से अलमारी सेट कर रही थी। जीनिया के सामने उसे नॉर्मल रहना था। गूंज इधर आओ, शीजल ने तस्वीर भेजी हैं, तुम्हें दिखाती हूँ। मसरूफ सी बोली। गूंज ने कोई जवाब ना दिया। हाँ अलबत्ता मुठियाँ भेज लीं। वो किस कैफियत से गुजर रही थी, और उसकी बहन बजाय उससे कुछ पूछने की उससे नॉर्मल लिए हुए थी। बराक शेजल की फैमिली से मिला है, ये देखो। तुम्हें नजर नहीं आता मेरी क्या हालत है? मैं इस वक्त तुम्हारी दोस्त के मंगेतर को नहीं देखना चाहती। वो कपड़े फर्श पे फेंकते हुए चीख पड़ी थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, और धोखेबाजों के साथ धोखे ही हुआ करते हैं। वो उसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर बोली। गूंज थम गई। एक मर्द के धोखे पे 1.5 माह से डिप्रेशन में हो, और तुमने खुद कितने मर्दों को धोखा दिया है? वो बेड से उधर आई, आंखें जख्मी शेरनी जैसी थीं। तुम गूंज हाकिम, तुम एक धोखेबाज औरत हो। तुमने अपने इत्मीनान करने वाले बाप को धोखा दिया, तुमने अपने भाई को धोखा दिया, यहाँ तक कि तुमने अपने मंगेतर को धोखा दिया है। वो बाप जिससे तुम्हें पढ़ाया लिखाया, घर में रखा, तुम उसकी आंखों में धूल झोंकते हुए किसी लड़के से माशकी कर रही थी। वो धीरे धीरे करीब आ रही थी। गूंज अलमारी के साथ लग गई, आंखें शाकी अंदाज से फैली थीं। तुम धोखेबाज हो, क्योंकि तुमने अपने खुदा को धोखा दिया है। हद से बड़े हुए लोगों को शिकायत का हक नहीं होता। मैंने कोई हद पार नहीं की, मैं तो उससे बात दिक्कत कहना चाहा जब सीनियर ने सख्ती से उसकी बात काटी। अच्छा, तो रात के 2 बजे तक वो तुम्हें नफल पढ़ने के तरीके बताता था? गूंज का चेहरा मारे खानत के सुर्ख पड़ा। जिना की कई किस्में होती हैं मिस हाकिम, और तुम उन किस्मों में से कितनी में मुलविस हो मैं जानती हूँ। ये होता है हद से बढ़ना। और कल तुम मर गई तो कब्र में खुदा से शिकवा करोगी। क्या शिकवा करोगी? अल्लाह साईं, एक नामहरम ने क्यों मुझे धोखा दिया? या फिर अल्लाह के फरिश्ते तुमसे पूछेंगे, ये बताओ गूंज हाकिम, क्यों की तुमने अल्लाह के काम से बगावत? क्यों किया तुमने जना? मैं जानी नहीं हूँ। वो हलक के बल ही रो पड़ी, सदा हुई। हराम में पड़े हर शख्स को होना चाहिए। तुम्हारे कह लेने से क्या होता है? दीन कहता है हाथ कान आंख नाक अज़ा का जिना होता है। तुम दीन से इनकार करोगी, या फिर दीन को धोखा देने वाली लड़की अब इस बात का रोना रोएगी कि उसे गैर मर्द ने धोखा दिया? जेगम मेरा मंगेतर है, गैर नहीं। उसकी आवाज़ हल्की थी। अलमारी से लगी पुश सुन हो रही थी। अव्वल तो हाँ, जेगम खैर है, मंगनी करने से वो तुम्हारा शौहर नहीं बन जाता। दोयम, तुम्हें क्या लगता है मैं अम्मा की तरह बेवकूफ़ हूँ? जेगम अस्पताल वाले वाक़ये के बाद कई दिनों से तुमसे बात नहीं करता, मैं जानती हूँ। खौफ साइल हुआ। अब की गूंज की आंखों में स्वसार था। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? जीनिया मुस्कुराई। जब तुम मुझसे झूठ बोलकर कैंटीन की बजाय स्किन ट्रीटमेंट के लिए गई थी, तब जेगम आया था। उसने तुम्हारा पूछा और मैंने उसे सच सच बता दिया। कौन शल सी उसे देखी गई। उसकी आंखें पतरा गई थीं। उसे अपनी जिंदगी का दूसरा बड़ा शौक लगा था। तुमने मुझे तुमने मुझे गिराना चाहा। मैंने तुम्हें गिराया? उसे तंसियत से अबर उठाए। ना ना ना, तुम गिरी हुई हो कई सालों से। वो अल्फाज के थप्पड़ मारती उसका चेहरा सूख कर रही थी। बल्कि जब से होश संभाला तब से। तुम उठा भी तो सकती थी। उससे रोते हुए शिकवा किया। कोई गिरे हुओं को नहीं उठाता। हाँ, अगर तुम अपनी कोहनी पे जोर देकर एक बाजू पे उठना चाहो तो तुम्हारा दूसरा बाजू मैं थामूंगी। लेकिन मैं तुम्हारा बोझ नहीं ढो सकती गूंज। कोई नहीं ढो सकता। गिरे हुओं को उठ उठना होता है।
अपने जोर बाजू पे। लेकिन कुछ गिर चुके लोगों का मसला ये होता है कि उन्हें मालूम ही नहीं वो कई सालों से लोगों का कारपेट है। वो आगे आई, नरमी और फिक्रमंदी से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम लकी हो कूंज, हर वो इंसान लकी है जिससे रिमाइंडर्स मिलते हैं। खुद को लपेट कर नफासत से रखो, वरना कारपेट एक वक्त बाद कचरे की जीनत बन जाया करते हैं। वो वापस पलंग पे अपनी सबका जगह आकर बैठी। तनफ्फुस तेज हो चुका था, चेहरा सुर्ख। कूंज अपनी जगह पे खड़ी रही। वो खुद को विक्टिम समझ रही थी, मगर वो तो विलेन थी। उसके साथ वाकई धोखा हुआ था। 6 माह बाद 6 माह ने उसे अपनी आंखों में देखने पे मजबूर किया था। ये 6 माह खड़े थे, कटन थे। गंभीर महल में एक बार फिर फसाद बरपा था। किसी बात पे गैस और मेहंदी के दरमियान झड़प हो गई थी, और एक बार फिर सारे घर का नस्ला मेहंदी गंभीर पे गिरा था। आज कुछ मुख्तलिफ हुआ था। आज उसकी रंगत सफ़ेद न पड़ी, गिल्ड से उसकी गर्दन आज न झुकी। उससे मेज से ढेर सारी कुकीज़ उठाकर ट्रे में रखी, कॉफ़ी का मग उठाया, ड्राई फ्रूट का बाउल हाथ में लिया और चीखते खुद से बख्तियार को देखा। आपका हो गया, मैं जाऊं? वो जो उसकी माँ और बाप की शान में अलकाबात ना गिनवा रहे थे, थम गए। मकसूद, अनीसा, कैस गंभीर, लाउंज में बैठे हर गंभीर ने उसे अजीब नजरों से देखा था। वो किसी को देखे बगैर अपने कमरे में चला आया। यहाँ आकर उसके कदम सुस्त पड़े थे। दुनिया से मुकाबला आसान है, खुद से कठिन। दीवार के साथ लगे आईने में खड़े होकर उससे अपना चेहरा देखा। सांवली सी रंगत, मामूली नुकूश, सीधे स्याह बाल जो स्टाइलिश अंदाज में कटे थे। वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, पुरकशिश भी नहीं। अगर पैसे की रेल पेल ना होती तो वो उन लोगों में से होता जिनके चेहरे एक नज़र के बाद भूल जाएं। मगर उसकी आंखें, उसकी आंखों में सारी दुनिया का हुस्न पना गुसीन था। उससे अपनी आंखें देखी, चंद लम्हे देखता रहा। मैंने तुम्हें माफ किया मेहदी। वो ओले से अपने अक्स को देखते हुए बड़बड़ाया। तुम मासूम हो। तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे हसीन आंखें हैं। वो खुद से बहुत कुछ कहता रहा। पूरे 6 माह उससे यूं ही खुद से बहुत कुछ कहा था। 6 माह उससे अपनी आंखों में आंखें डालने की मशक की थी। 6 माह उससे हर तरह से खुश रहने की कोशिश की थी। 6 माह में वो सब मिला जिसकी उससे ख्वाहिश की, मगर ना मिला तो सुकून। वो मेडी के साथ पार्क की सड़क पे वॉक कर रही थी। हल्की हल्की धूप आसमान का सीना चीरते हुए बाहर निकल रही थी, और उसी धूप में सीनिया की आंखें छोटी हो रही थी। मुझे लगा था उस रोज़ ऑफिस में होने वाली मेरी बातों की वजह से आप मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन आप तो अच्छे आदमी निकले। मेरी हल्का सा मुस्कुराया। मरीजों से नाराज नहीं हुआ जाता। जीनिया चलते चलते रुक गई। इस सफामिया नजरों से उसे देखा। मैं अगर खुद को माफ नहीं करता तो तुम लोगों को माफ नहीं करती। मैं अगर कारपेट हूं तो तुम सख्त दीवार, जिससे जितना सर फोड़ लो कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम मैं खुद को तकलीफ नहीं देती। देती हो, मानो या ना मानो, मगर तुम देती हो। जो लोग माफ करके आगे बढ़ जाते हैं उनकी जिंदगी सहल हो जाती है। जो माफ नहीं करते वो कुढ़ते रहते हैं, दिल में बुग्स पाले रहते हैं और अपने करीबी लोगों को खो देते हैं। वो आगे आया, सीनिया की आंखों में देखा। तुमसे नाराज नहीं हो सकता, तुम पे तरस आता है। वो कहकर आगे चलने लगा, मगर सीनिया हाकिम की जिंदगी एक जगह रुक गई थी। वो महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, मगर वो मज़ा ना आया जो बशर और खोज के साथ एक छोटे ढाबे पे आया करता था। उसे कैसिम की पहली तनख्वाह मिली, मगर वो इतनी खुश ना हुई जितनी अब्बा के पैसे देने पे होती थी। हाई हील्स, बैग्स और ज्वेलरी खरीदते वक्त उसका दिल खाली था, क्योंकि उसका दिल भारी था उन रवैयों के बोझ से जिन्हें वो दिल से हटा ना सकी थी। उसे नई जिंदगी ना भाई, क्योंकि वो पुरानी के इंतकाम दिल में लिए हुए थी। 6 माह उससे स्ट्रगल में गुजार दिए थे। 6 माह सीने हाकिम सुकून से न रह सकी थी। ये 6 माह उससे अपनी आदत के बरखिलाफ काम किए थे। ये 6 माह वो एक मुख्तलिफ इंसान बना रहा, मगर मुखट एक दिन उतर जाया करते हैं। कैस गंभीर उस एक्सीडेंट के बाद बदल चुका था। सीनिया हाकिम के साथ उसका वक्त ज़्यादा गुजरने लगा था। वो पार्क में हर रोज़ सांसा उसके जाने के वक्त जाता। वो एक ही जॉगिंग ट्रैक पे घंटों भागते रहते, बोलते रहते। वो उसकी हर बात मान जाया करता था। ऑफिस में उसके मशवरे मानता। कई बार उससे मुख्तलिफ किस्म की बहस में उलझा देता। किसी एक बात को खींचकर लंबा लंबा लेक्चर सुनता। जहाँ उसकी ज़रूरत भी ना हो वहाँ वो सीनियर हाकिम का काम निकाल लिया करता था। जब वो बोलती थी कैस को अच्छा लगता था, जब वो गुस्सा होती थी उसे मज़ा आता था, मगर वो जब नाराज़ होती थी
तब दुनिया गैर होने लगती थी। उसे अच्छा लगता था घंटों उसे किसी बहस से उलझा देना और फिर उसे तकते रहना, उसे गुस्सा दिलाना और फिर उसके सुर्ख होते चेहरे को देखना। 6 माह में वो सीनियर हाकिम के हर तासुर को हिफ्ज़ कर चुका था। वो उसे किसी सूरत हर्ट नहीं करना चाहता था। वो किसी सूरत उसे उदास परेशान नहीं करना चाहता था। कम से कम अपनी वजह से नहीं, गलतियों के कफ़ारे करते-करते कब वो उसके करीब हुआ पता ना चला। कब उन दोनों के दरमियान दोस्ती हुई उसे अंदाज़ा ना हो सका। उसे बस इतना मालूम था वो सीनिया के साथ है, हर परेशानी में, हर मुश्किल वक़्त में, हर उदास घड़ी में। क्यों? क्योंकि उसे कफ़ारा अदा करना था। ये तसल्ली वो खुद को देता था। मगर तुम्हारा क्या ख़्याल है? 6 माह एक लंबा अरसा होता है। उस अरसे में इंसान हील भी होता है और बिस्मिल भी रह सकता है। लेकिन इस कहानी के किसी किरदार ने अपनी हीलिंग का सफ़र शुरू नहीं किया था। कुछ बिस्मिल होते हैं जो वक़्त लेते हैं। वक़्त लेना बुरा नहीं होता, वक़्त मरहम होता है। 6 माह के किस्से अधूरे रहे। इस वक़्त कहानी का मरकज़ गंभीर महल का लॉन है, जहाँ बीक्यू की शानदार और तारीख़ी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। अपनी रिलीज़ के पहले ही माह में बीक्यू सोल्ड आउट हो चुका था। ये नाकाबिल यकीन था। कई बार कामयाबियाँ बेयकीन होती हैं। लॉन में कितार दर कितार मेज़ें सजी थीं, मधम मौसीकी और हर ओर अपनी छाप छोड़ रही थी। हाथों में जूस के गिलास, खाने की प्लेट लिए लोग यहाँ से वहाँ खड़े गप्पे हाँक रहे थे। केक काटा जा चुका था और अब मुलाजिम वहीं सर्व करते नजर आ रहे थे। जिन्हें सर्व किया जा रहा था उनकी ओर चलते हैं। स्याह रंग की टखनों को छूती लंबी फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामे में मलबूस सीनियर हाकिम ने मुस्कुराते हुए प्लेट थामी। उसकी रंगत मज़ीद निखर गई थी। बाल लंबे हो गए थे और आंखों की चमक के साथ साथ का वकार भी बढ़ गया था। सुर्ख रंग का दुपट्टा सर पे लिए जब वो ठहर कर किसी से बात करती थी तो उसके लहजे में इत्मीनान झलकता था। वो थोड़ी देर कबल ही आई थी और उसे हाथों हाथ लिया गया था। कैस का डिप्रेशन शूट, समंदर पे मुस्कुराती तस्वीर, बीक्यू की वायरल स्नीक पीक और फैसलाबाद में मौजूद टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में काम करते लोगों की वीडियो और तस्वीर ने उसे आसा मशहूर कर रखा था। वो सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर पोस्ट नहीं करती थी, अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी। तभी लोगों का उसे जानने का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। पार्टी की तरफ वापस आओ तो जीनिया वकीली खड़ी थी। जब कोई सामने से मुस्कुराता वो उसकी तरफ आने लगा। जवाबन वो भी मुस्कुराई। स्याह आंखें और सुनहरी आंखें शनासाई की कई मंजिलें पार कर चुकी थीं। फाइनली तुम गंभीर महल में नॉर्मल तरीके से आई हो। लश्करी 3 पीस सूट वाला आदमी बाजू सीने पे बांधे उसके सामने आकर रुका। सीनियर ने नज़ाकत से आंखें घुमाई। तुम्हें लगता है गंभीर महल में नॉर्मल तरीके से आ सकती हूँ मैं? शेजल के साथ आई थी और दरवाजे पे ही बराक और उसका झगड़ा हो गया। वो चाहता था मैं उसकी साइड लूँ क्योंकि उससे एक बार मुझे नौकरी दी थी और शेजल की साइड तो मुझे लेनी ही थी। कैस मुस्कुराया। कसूर किसका था? तुम्हारे नज़दीक शेजल का, क्योंकि तुम सन बेजार हो। वो रुकी, आसपास देखा और फिर आसानी से आगे को हुई। और मेरे नज़दीक भी शेजल का, जानबूझकर उस बेचारे को दबाती है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो दोनों का ब्रेकअप करवा चुका होता। मजा आता। उसे वहाँ मौजूद न होने का तासुफ हुआ। सीनिया ने अफसोस से नफ़े में गर्दन हिलाई। तुम्हारा नाम कैस गलत है। फितना दोस्त के बारे में क्या ख्याल है? कैसे सोचने के अंदाज में उंगली थोड़ी पे रखी। ये भी मुझे मुकम्मल डिफाइन नहीं करता। आह, दुनिया में शैतान के लिए नामों की कितनी कमी है ना। सीनिया ने अफसोस से उसे देखा। कैस मुस्कुराया और संजीदा हुआ। पार्टी कैसी लगी? वो आसपास सीखने लगी थी। इस्लामाबाद में मुझे 1 साल होने वाला है। अब तो पार्टी और जनाजे एक ही लगते हैं। बोरिंग। वो रुकी, कैस को देखा। तुम्हें इस्लामाबाद कैसा लगता है? मुझे ये शहर अपने जैसा लगता है, सर्द, सफाक, खामोश। बोरिंग। उससे इजाफा किया। बोरिंग तो नहीं है। इस्लामाबादी की अपने शहर से मोहब्बत जा गई। तुम्हें इस्लामाबाद कभी बोरिंग नहीं लगा? कैस के लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले। उसे नस्वासत से केक खाती लड़की को देखा। आंखों में परिसान का सा सहर आन ठहरा। अब नहीं लगता। उसके चेहरे पर नसें जमाए उसे 3 लफ्ज़ कहे। बस 3 लफ्ज़। क्या उसकी जानिब से ये 3 लफ्ज़ कम थे? अब कौन से सुराख की पड़ लग गई इस शहर को? पैरों के नीचे जमीन कोई भी रहे, उस जमीन पर खड़े वजूद का दिल खुश होना चाहिए। पिंडी भी पेरिस लगने लगता है।
जीनिया उसकी आखिरी बात पे हंस पड़ी थी। गैस रुककर मज़ीद बात करता कि उसे मेहमानों में से किसी ने बुलाया। एक्सक्यूज मी। कहता वो आगे बढ़ गया। जीनिया भी उस जगह से ज़रा फासले पर अपनी एक कुलीग के साथ आन ठहरी। थोड़ी देर वो उसी से बातें करती रही। उसी पल कोई उसके अप में आकर रुका। जीनिया जो नताशा से बात कर रही थी मुस्कुराई। अब वो मेहदी गंभीर को उसके कदमों की चाप से पहचान लिया करती थी। बताया ना, 6 माह में बहुत कुछ हुआ था। नताशा से मौसत करके वो मेहदी की तरफ मुड़ी। सब आंखें सुनहरी आंखों से टकराई। हर ओर रोशनी सी मुनक्किस होने लगी। अगर तुमने इतना ही खूबसूरत लगना होता है तो पहले ट्रिगर वार्निंग दिया करो। ज्यादा हो गया नहीं? जीनिया मुस्कुराई। ज्यादा कहाँ, आपके ये तो दीवान लिखे जा सकते हैं सरकार। स्याह शलवार कमीज वाले मर्द ने सीने पे हाथ रखकर तारीफ की। अव्वल तो ये फ्लर्ट किसी और के साथ करे। दो, मुझे सरकार मत कहा करे। उससे केक का चम्मच भरा और मुंह तक ले गई। प्लेट खाली होने लगी थी। फिर डाइन कहा करूं, चुड़ैल, हप्ती, मेरे पास बहुत बड़ी वैरायटी है, बस आपके मुंतहिब करने की देर है। वो केक की प्लेट हाथ में लिए खड़ा हो रहा। चखा अब तक नहीं। उसे मालूम था ये सीनियर का फेवरेट फ्लेवर है। वो अपना हिस्सा खाकर उसका हिस्सा भी खाएगी। बहुत वैरायटी आ गई है आपके पास लड़कियों के निकनेम्स की। किन चक्रों में है आजकल? किस चुड़ैल और हफ्ती के साथ उठना बैठना है? मेरी का चेहरा पल भर में सुर्ख हो गया था। खुदा का खौफ करो, मैं शरीफ आदमी हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ? मेरी याददाश्त में तो वो मेरी है जो मुझे बुलाने के लिए मेरे कमरे की बैल्कोनी में पत्थर फेंक रहा था। मेरी हफीफ सा होकर मुस्कुराया। मेरी का फिल्टर फ्री वर्जन बस जीनिया हाकिम के लिए है। वो जताकर बोला। सीनिया की मुस्कुराहट सिमटी। मेरी को भी अल्फाज का एहसास हुआ। मेरा मतलब है, बाकी लड़कियां मेरे कॉल मैसेजेस फौरन देख लेती हैं, सारे जतन तुम्हारे लिए करने होते हैं। उससे बात संभालनी चाहिए। ढेरों ढेर शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया था। सीनिया खामोशी से केक खाने लगी थी। मेहमानों में घिरे खड़े गैस गंभीर की नजरें लॉन की दाईं तरफ गई। वो जो अपने साथी डिजाइनर्स की बात पे मुस्कुरा रहा था, यकदम उसकी आंखें एक नुक्ते पे साकित हो गई। मेरी गंभीर सीनिया हाकिम को अपनी केक की प्लेट थमा रहा था और सीनिया ने भला तरद्दुत प्लेट थाम ली थी। नजरों के इर्तिकाज पे सीनिया ने मुड़कर देखा। गैस उसे ही देख रहा था। अंदाज में नापसंदीदगी थी। बलाज का कोई राब्ता हुआ? मेरी का अंदाज मुहताज सा था। सीनिया के तासुरात बदल गए। नॉर्मल से अब उससे जीजा हो गई थी। मुझे उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। उसके और मेरे घर वाले अलग से परेशान हैं। बल्कि उसके घर वाले मुझको कोस रहे हैं। उनको लगता है मैं मनहूस हूँ। वट। अपना बेटा चाहे चांद पे लगी कालक हो, कसूर हमेशा बहू का निकाला जाएगा। वो इस अंदाज से बोला कि जीनिया हंस पड़ी। जीनिया मेहदी की किसी बात पे हंसी थी। कैसे बेख्तियार टाई की नोट ढीली की। दिल को एक अनजाने से खौफ ने घेरा था। उसे ये मुस्कुराहट सहर लगी थी। उसे जीनिया के साथ खड़े उस आदमी से नफरत हुई। उससे जाने दे। मुझे ये बताएं आपके तजस्सुस का क्या हाल है? आज तो पार्टी में भी नजर नहीं आ रही। उसका इशारा अनीसा की तरफ था। मेरी ने कंधे उचकाए। नाराज है गैस से? लापरवाही से कहती उसकी आंखें छोटी हुई। तुम मेरे घर के मामलात में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने लगी? क्या करें सरकार, करने को कोई और काम जो नहीं है। मेधी ने आंखें घुमाई जैसे कह रहा हो वट। उसी पल सीनिया ने एक बार फिर गैस को देखा। उसके साथ खड़े लोग उसे देख रहे थे। वो बात दरमियान में भूल गया था। क्या वो आपको पसंद नहीं करता? सीनिया की बात में मेरी चौंका था। गैस आपको पसंद नहीं करता? मेरी एक पल के लिए शल सा हो गया। वसाहत के लिए सीनिया को तकता रहा। वो कब से इसी तरफ देख रहा है। बार बार टाई की नोट ढीली कर रहा है। माथे पे आया पसीना साफ कर रहा है। किसी से बात करते हुए बात भूल रहा है। और वो बेचैन है। उसकी आंखें देखें। मेरी ने गर्दन मुड़कर गैस को देखा। वो बगैर पलक झपके उसी तरफ देख रहा था। ऐसा हर बार नहीं होता। क्या वो आपको नापसंद करता है? वो सरसरी सा कहकर केक खाने लगी। मेरी को सांस लेने में दिक्कत सी हुई थी। मसला ये नहीं था कि वो उसे नापसंद करता था। मसला ये था कि कैसम के सारे मुलाजमीन को छोड़कर वो मेरी के सीने के पास खड़े होने पे बेचैन क्यों हुआ था। हाँ, मसला ये नहीं था कि वो उसे नापसंद करता है। सवाल ये था कि क्या वो जीनिया को पसंद करता है। और मेरी गंभीर इस सवाल का जवाब नहीं जानना चाहता था। जाने क्यों, मगर वो वाकई नहीं जानना चाहता था।